जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। देखो आज के इस वीडियो में हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 12th क्लास की, उसका हम तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, तीसरा लेसन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, जो मानव विकास वाला टॉपिक है। देखो आज के इस वीडियो में हम मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास कि मानव का विकास, यानी यहाँ मानव विकास जो चैप्टर है, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। हम मानव विकास के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? एक राष्ट्र और समुदाय के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे कि एक राष्ट्र का विकास किस प्रकार से होता है, एक समुदाय का विकास किस प्रकार से हुआ है। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, राष्ट्र के संदर्भ में या समुदाय के संदर्भ में। जैसे हम पढ़ेंगे कि आर्थिक वृद्धि से किसी देश के का विकास अधिक होता है, उसे अधिक, जिसकी जितनी आर्थिक वृद्धि होती है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होता है। जिस समुदाय में रहने वाले लोग होते हैं उनके विकास के बारे में बातचीत करेंगे। इस हिसाब से दो चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, एक राष्ट्र के बारे में और समुदाय के बारे में। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहली बात है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अंतर। तो पहले टॉपिक ये है कि वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास क्या होती है, इसके बारे में हमें सबसे पहले बातचीत करनी है कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। देखो वृद्धि और विकास की बात करें, वृद्धि मैं कह सकता हूं वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। वृद्धि निरपेक्ष होती है, विकास सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास क्या हो सकता है, केवल धनात्मक हो सकता है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। ये चार आपको इसमें मेजर पॉइंट याद रखने हैं इसके अंतर के संबंध में। तो पहला क्या है, ध्यान रखना कि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक। पहला अंतर क्या होगा वृद्धि में, वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास में क्या लिखोगे आप, यहां विकास लिखेंगे ना इस तरफ, विकास गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखो, वृद्धि निरपेक्ष होती है। विकास सापेक्ष होता है। सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। जबकि विकास धनात्मक होता है। इसके अलावा वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है 50 केजी का होता है, कोई व्यक्ति 60 केजी का होता है, तो वृद्धि को हम माप सकते हैं। जबकि विकास के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि वो बहुत इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। यानी ये क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहा है। यानी हम वही बात है, इसको मापा जा सकता है निरपेक्ष, यानी वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। कोई व्यक्ति प्रारंभ में बढ़ भी सकता है, उसकी वेट बढ़ भी सकता है, और उसका क्या हो सकता है, व्यक्ति का लॉस भी हो सकता है, वजन कम भी हो सकता है। तो वृद्धि कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। संकुचित अवधारणा एक निश्चित समय तक है, कौन सी, वृद्धि। जबकि हम विकास की बात करें, विकास गुणात्मक होता है, सापेक्ष होता है, धनात्मक होता है। याद रखना एक बात हमेशा, एक बात याद रखना, विकास उस समय तक होता है
विकास तब तक नहीं होता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो। यही लाइन लिख लेना, विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में, विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। यानी विकास तभी होता है जब क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। ये सकारात्मक होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? सकारात्मक यानी धनात्मक होता है, सापेक्ष होता है और गुणात्मक होता है। ये आपको वृद्धि और विकास के बारे में निश्चित अंतर के बारे में ध्यान रखना है। जैसे मैं बता दूं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें हम, मान लेना सपोज करना एक क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, जैसे मान लेना अजमेर है। अजमेर की जनसंख्या 10 लाख है। आने वाले 10 सालों में इसकी जनसंख्या कितनी लाख होगी? 15 लाख। एक दशक में इसकी जनसंख्या कितनी लाख होगी? 15 लाख। अब देखो कितने लाख की, 5 लाख की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। कितने लाख की वृद्धि हुई? 5। किसकी जनसंख्या में? अजमेर की जनसंख्या में। कितनी थी? 10 लाख। कितनी हो गई? 15 लाख। तो सपोज करना 5 लाख की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब अगर यहाँ के लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर अजमेर के लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ है, केवल जनसंख्या में ही वृद्धि हुई है, यानी उनकी सुविधाओं में बहुत ज्यादा सुधार हो गया, तब तो वो विकास कहलाएगा, अन्यथा विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसमें वृद्धि हुई है? जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखना, यानी सुविधा रहित या सुविधा विहीन होता है ना, तो वो वृद्धि है। अगर सुविधा वहां पर उपलब्ध हो जाती है, सारी लोगों के जीवन में सुधार आ जाता है, लोगों के जीवन में वृद्धि हो जाती है, लोगों का जीवन अच्छा चलने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है? विकास हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पिछले अनेक दशकों तक किसी भी देश के विकास को स्तर को मापने के लिए, याद रखना, केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। ये बात याद रखना, साथ साथ लिखते जाना। पिछले कई दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को, किसी देश के विकास के स्तर को पिछले कई दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को, ध्यान रखना, स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि, ये शब्द याद रखना। कौन से? आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। संदर्भ में मापा जाता था, ये ध्यान रखना आपको। किसके संदर्भ में? आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, यानी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, वो देश उतना ही ज्यादा क्या माना जाता था? विकसित माना जाता था। देखो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि पहले के संदर्भ में लोगों की विकास या लोगों के विकल्पों में वृद्धि या लोगों की स्वतंत्रता के बारे में किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं था। यानी जिस देश की इकोनॉमी जितनी बड़ी होगी, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित हो रहा है। वर्तमान संदर्भ में मैं इसको मापूं तो मैं कह सकता हूं कि भारत एक विकसित देश है। भारत क्या है? एक विकसित देश है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था, किसकी अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक आती है। तो इसका मतलब उस संदर्भ में तो भारत एक कौन सा देश है? विकसित देश है।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था तो बढ़ी है, लेकिन भारत में किसका विकास नहीं हुआ? मानव का विकास। जो मानव को मूलभूत आवश्यकता या मानव के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जैसी ऐसी चीजों का वर्तमान में भारत में बहुत ही पिछड़ापन है। इसकी वजह से मानव विकास सूचकांक में आपको पता भारत की वर्तमान में 132वीं रैंक है। तो ये याद रखना, इस संदर्भ में भारत दुनिया का विकसित देश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना। आगे देखो, ये लिख लेना इसको, नोट लगाकर एक लाइन लिखना है यहां पर। यानी मैंने एक बात कही थी आप लोग, पूर्व में किसी भी देश के विकास के स्तर को मापने का आधार केवल क्या था? आर्थिक वृद्धि था। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होगी वह देश उतना ही ज्यादा क्या माना जाता? विकसित माना था। ऐसी वृद्धि में लोगों के जीवन में सुधार, विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा। नेक्स्ट नोट लगा के लिखना, मानव विकास की अवधारणा। किसके बारे में बातचीत करेंगे? मानव विकास की अवधारणा। देखो, मानव विकास की अवधारणा देने वाले थे डॉक्टर महबूब उल हक, 1990 में दी थी इन्होंने ये। इसके बारे में क्या होता है कि लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किसके विकल्पों में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, और स्वतंत्रता में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। इस अवधारणा से सभी प्रकार के विकास का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? मनुष्य होता है, ध्यान रखना। देखो, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक, कहां के निवासी है? पाकिस्तान के, इन्होंने दी थी है। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? अगर एक नाम आ जाए तो डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान के निवासी। कब दी थी? 1990 में दी थी। कब दी थी? 1990 में। इन्होंने क्या कहा था कि लोगों के जीवन में सुधार लाने के, लोगों के जीवन में, ध्यान रखना, लोगों के जीवन में सुधार लाने के माध्यम विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि। उन्होंने मानव विकास के बारे में क्या कहा था? यही लाइन बोली थी उन्होंने कि मानव के विकास तभी हो सकता है जब उनके विकल्पों में क्या हो? वृद्धि हो, और स्वतंत्रता में भी वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि। ये स्वतंत्रता में वृद्धि की बात कौन करता है? आपको पता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भारत के निवासी है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने कहा था लोगों के जीवन में सुधार तभी लाया जा सकता है जब लोगों के विकल्पों में क्या हो? वृद्धि, और उनमें क्या हो? स्वतंत्रता है। इस अवधारणा का ध्यान रखना, इस अवधारणा का, कौन सी अवधारणा? मानव विकास। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु, सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु, सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव खुद है। विकास के केंद्र में कौन है? मानव खुद। इसका उद्देश्य, विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनसे, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनसे लोग सार्थक, ऐसी दशाओं का निर्माण करना जिनसे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। यानी इसमें विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिससे व्यक्ति क्या, लोग या मानव क्या, कौन सा जीवन? सार्थक जीवन जी सकता है। हम बात करेंगे सार्थक जीवन कैसे होते हैं। देखो, मानव विकास सूचकांक
हम उसकी बाद बात करेंगे। इससे पहले देखो आप क्या कहना चाहते हैं। मानव विकास की अवधारणा किन्होंने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। मैं कह रहा हूं ना, पहले की बात क्या थी? पहले यह था कि किसी भी देश के विकास के स्तर को जानने के लिए उस देश के आर्थिक क्या था, मापने का आधार क्या था? आर्थिक वृद्धि थी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाएगा। लेकिन यह मानव या लोगों के विकास से मतलब कोई भी नहीं था, लोगों के जीवन से सुधार का मतलब कोई भी कुछ भी नहीं था। तभी दो विद्वान थे दक्षिणी एशिया के, एक का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, एक इनके सहयोगी थे, इनके परम मित्र, जिनका नाम था डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कहां के? अपने इंडिया के। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने दी थी। कब दी थी? 1990 में। इनका मतलब क्या था? महबूब उल हक ने कहा कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे लोग अपना सार्थक जीवन या दीर्घ जीवन या स्वस्थ जीवन जी सके। लोगों के जीवन में सुधार लाने के दो माध्यम है, स्वतंत्रता में वृद्धि और विकल्पों में वृद्धि। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन? मनुष्य खुद होता है। विकास का मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य किसी ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनसे सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। अब सार्थक जीवन क्या होता है? ये केवल दीर्घ जीवन नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। इसके अंतर्गत जीवन का क्या होना चाहिए? कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का विकास कर सकते हो, वह समाज में प्रतिभागित हो और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में वो कैसे हो? स्वतंत्र हो। यही चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो हम सार्थक जीवन की बात करते हैं। कैसा जीवन है? सार्थक जीवन। इसका मतलब होता है कि ये केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। ये केवल दीर्घ नहीं होता जीवन का कोई, ये केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना, कोई उद्देश्य जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि। अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक व बुद्धि, लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो। वे समाज में प्रतिभागिता करें। वे समाज में प्रतिभागिता क्या करें? वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो? स्वतंत्र। देखो, कोई भी व्यक्ति सार्थक जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब उसके पास में क्या हो? विकल्प हो। उसके पास में क्या होने चाहिए? विकल्प होने चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर एक व्यक्ति है तो वो अपना सार्थक जीवन तब जी सकता है जब उसके पास कैसे हो? विकल्प हो। क्या हो? विकल्प हो। उसके पास क्या हो? स्वतंत्रता हो। उसके पास विकल्प हो, उसके पास स्वतंत्रता हो। ये विकल्प और ये स्वतंत्रता उससे किससे प्राप्त होती है? ये विकल्प और स्वतंत्रता उनको मानव HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा होता है संसाधनों तक पहुंच।
या क्रय शक्ति तक पहुंच, ये 3। अब देखो व्यक्ति सार्थक जीवन तब कैसे जी सकता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने मानव विकास की अवधारणा की बात की थी। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने दी थी 1990 में, जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में वृद्धि तभी हो सकती है जब उसके विकल्पों में वृद्धि हो सकती है। और अमर्त्य सेन ने भी यही कहा था कि लोगों के जीवन में वृद्धि या लोगों के व्यक्ति एक सार्थक जीवन तभी जी जा सकता है जब उसमें क्या हो, स्वतंत्रता में वृद्धि हो। किसमें स्वतंत्रता में, ध्यान रखना, उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि हो। एक तो विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, एक इसमें स्वतंत्रता में वृद्धि। अब मैं बता रहा हूं आपको, इस अवधारणा के सभी प्रकार के विकास का मूल केंद्र बिंदु कौन था, मानव था। अब लोगों के विकल्पों में वृद्धि और स्वतंत्रता किस प्रकार से आ सकती है, तो उसके 3 महत्वपूर्ण सूचकांक दिए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इसका मतलब क्या होता है, ढंग से सुनना यहाँ पर ये लाइन देखो। अगर विकल्पों में वृद्धि करना है, किसमें, विकल्पों में वृद्धि करना है, तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षा की आवश्यकता। अगर उसके पास एजुकेशन है, देखो हम बात करते हैं किसकी, एजुकेशन की। अगर उसके पास शिक्षा है तो उसके विकल्पों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसकी स्वतंत्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जैसे मान लेना ए नाम का एक व्यक्ति है, क्या है, ए का बी नाम का व्यक्ति, इसने क्या प्राप्त करके रखी है, इसने शिक्षा प्राप्त करके रखी है, जबकि इसने शिक्षा प्राप्त नहीं। तो मुझे बताओ विकल्पों में वृद्धि ए में होगी या बी में, ए में होगी ऑब्वियसली, किसमें, ए। अब ये व्यक्ति कुछ भी और ढंग का कर सकता है, जबकि इसके अधिकार क्या हो गए, इसके जो अवसर क्या हो गए, इसके जो विकल्प क्या हो गए, वो सीमित हो गए। जैसे मान लेना ये व्यक्ति बड़ा होकर एक मास्टर टीचर बनना चाहता है या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहता है, अध्यापक, इसने पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर ली, क्या ये कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका विकास क्या हो गया, सीमित हो गया, जबकि इसका विकास क्या हो गया, इसके विकास में विकल्पों में क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि होने से इसका विकास भी क्या हो गया, अच्छा हो जाएगा। जब इसे शिक्षा प्राप्त कर ली, विकल्पों में वृद्धि होगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो वो व्यक्ति एक सार्थक जीवन जी सकता है। शिक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति, देखो यहां देखना आप एक बार क्या लिखा हुआ है, ये केवल दीर्घ नहीं होता है, यानी जीवन का कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। क्या होना, उद्देश्य होना। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, स्वास्थ्य की बात कर ली, अपने विवेक और बुद्धि से, यानी शिक्षा के माध्यम से उसका विकास कर सकते हैं। वे समाज में प्रतिभागिता करें, यानी उसमें सहयोग करें, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में वो क्या होनी चाहिए, उनके पास में स्वतंत्रता। ये तब हो सकती है जब ये तीनों इसके पास में है। अगर किसी व्यक्ति के पास, ढंग से सुनना, अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है, तो शिक्षा से वो व्यक्ति बहुत सारा कुछ अचीव कर सकता है, तो उसके विकल्पों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जैसे मान लेना ए नाम के व्यक्ति ने 12th पास कर ली, क्या कर ली, 12th, और वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, पीसीबीसी कर ली, और उसने नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। जबकि वहीं पर एक व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति, वो 5th क्लास पास है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो उसके विकल्प क्या हो गए, ए की अपेक्षा बी के विकल्प क्या हो गए, सीमित हो गए, इसके विकल्प क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये फिर उसे स्वतंत्रता मिलेगी, और इसी से वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, सशक्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सशक्त बन जाएगा। इसे सशक्तिकरण कहते हैं, ध्यान रखना। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात थी, इनको ध्यान रखना है, इनको साथ साथ में आप लिखते भी जाना। अगला देखो, अगला है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। देखो मानव विकास के महत्वपूर्ण 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण सूचकांक है। यानी इसी से मानव क्या हो सकता है, विकास। यानी कहने का मतलब दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, इसका मतलब दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कर पाना। इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त कर पाना। इसका मतलब होता है एक जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना।
जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना, संसाधनों का होना, ये ध्यान रखना। तथा संसाधनों तो पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के महत्वपूर्ण क्या है, पक्ष है। देखो कौन कौन से हो गए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त कर पाना, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, और संसाधन यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना। इससे मानव की क्षमताओं का निर्माण होगा, मानव की कैपेसिटी बढ़ेगी इन सबसे, और वो विकल्पों में क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि। जब उसके विकल्पों में वृद्धि हो जाएगी तो अपनी स्वतंत्रता से अवसर का वो अवसर को क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। ध्यान रखना। तो इनके नीचे एक लाइन लिखना, क्या लिखना है, देखो इनके बारे में, इनसे यानी तीनों पक्षों से, तीनों पक्षों से, तीनों नाम भी लिख सकते हो आप यहां, तीनों पक्षों से मानव में क्षमताओं का, मानव में याद रखना, मानव में क्षमताओं का निर्माण होगा, मानव में क्षमताओं का निर्माण होगा, मानव में क्षमताओं का निर्माण होगा और विकल्पों में वृद्धि होगी, और विकल्पों में वृद्धि होगी। किस पे वृद्धि होगी, विकल्पों में वृद्धि होगी, अपनी स्वतंत्रता के, अपनी स्वतंत्रता से अवसरों का चुनाव कर सके, अपनी स्वतंत्रता से अवसरों का चुनाव कर सकेगा। क्या करेगा, अपने तीनों पक्षों से मानव की क्षमताओं का निर्माण होगा और विकल्पों में वृद्धि होगी, और अपने स्वतंत्रता से अवसरों का चुनाव कर सकेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ।